Dear students, today we are going to talk about chapter 4 from the Diary of Anne Frank by Anne Frank. Dear students, this is an autobiography of a girl named Anne Frank. Before we start the chapter, first we will see some introduction of this chapter under the category of Before You Read. Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. इसमें ये बता रहा है कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, जेविश लड़की की कहानी है जिसने ये डायरी लिखी उस समय जब वो लोग छिपी हुई थी अपने परिवार के साथ और उनके 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन, यानी जर्मन्स ने जब नीदरलैंड के ऊपर अधिकार कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. उसका परिवार जो है एम्स्टर्डम चला गया था जब नाजीज ने जो है वो जर्मनी में पावर में आ गए, यानी नाजी जो है सत्ता में आ गए. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स. लेकिन वो पकड़े गए जब नाजीज का अधिकार था वो नीदरलैंड तक हो गया. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. जब नाजियों के अत्याचार यहूदियों के ऊपर बढ़ने लगे. परसिक्यूशन का मतलब यहाँ पर अत्याचार से है. उनको एक छोटी सी जगह पर यानी सकरी जगह पर रख दिया जाता था बहुत सारे लोगों को और वो दम घुट करके मर जाते थे. The family went into hiding in July 1942. तो उनका परिवार यानी एन फ्रैंक का परिवार जो है छिप गया जुलाई 1942 में. रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. उनके फादर जो जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था उनके ऑफिस की बिल्डिंग में वो लोग छिप गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और वो लोग 2 साल तक छिपे रहे. द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. 2 साल तक वो लोग वहाँ छिपे रहे. फिर उसके बाद उनसे किसी ने धोखा कर दिया और वो पकड़े गए और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया. कंसंट्रेशन कैंप वही जगह हैं जहाँ पर बहुत सी कम जगह में बहुत ज़्यादा लोगों को रख दिया जाता था और वो दम घुटने से मर जाते थे. वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बार्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रॉन्क. जहाँ पर एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई. पहले उसकी सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक की डेथ हो गई थी, उसके बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उनके पिता जो है सिर्फ वही अकेले बचे थे उस ग्रुप में जो छिपे हुए थे. रिटर्न टू एम्स्टर्डम. वो वापस आ गए एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और उनको उसकी जो डायरी बच गई थी वो मिल गई. दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड. उनको विश्वास था कि ये बहुत ही दुर्लभ रिकॉर्ड है, यानी दुर्लभ वर्णन है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड. उन्होंने इसको प्रकाशित यानी कि बुक के रूप में पब्लिश करवाने के लिए कोशिश करी. इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में. अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और उस बुक का नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. जो डायरी थी उसको एन फ्रैंक के 13th यानी 13वें जन्मदिन पर मिली थी. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ. उसके जीवन की जो घटनाएं हुई थी उसके साथ में उनका वर्णन था इसमें. और उसका ड्यूरेशन था फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. यानी लगभग 2 साल का जो भी घटनाएं हुई थी 2 साल के अंदर में उन सब का वर्णन इस डायरी में था. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज. और लास्ट में जो है अंततः, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः यानी एट लास्ट, इसको बहुत सारी भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया यानी इसका अनुवाद किया गया. इसकी मूल लैंग्वेज जो थी ओरिजिनल वो डच थी और डच भाषा से बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स.
और ये विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में एक हो गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसमें बहुत इस बुक के ऊपर जो है बहुत सारी फिल्में भी बनी, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस यानी टेलीविज़न सीरियल बने, थिएटर में ड्रामा यानी नाटक खेले गए, एंड इवन एन ओपेरा, और इसके नाम पर एक ओपेरा भी बना, बेस्ड ऑन द डायरी, जो डायरी पर आधारित था, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसको एक ही बहुत ही इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और विचारवान दिमाग यानी बहुत थॉटफुल व्यक्ति की उपज माना गया, यानी कि ऐसा माना गया कि वो लड़की जो है बहुत ही थॉटफुल और इंटेलिजेंट थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, मतलब इस डायरी में जो है जो इन्फॉर्मेशन दी हुई बहुत ही क्लोज यानी कि बहुत ही नज़दीक से जीवन को देखा गया है। अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, जब नाजी लोग जो है सत्ता में थे यानी उन्होंने जर्मनी पर अधिकार कर लिया और बाकी नीदरलैंड में सब जगह पर, तो उन दिनों में जो उन्होंने अत्याचार किए यहूदियों पर, उनका बहुत ही सटीक वर्णन है इस किताब में। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, और एन फ्रैंक जो है इस डायरी के माध्यम से यानी जब लोगों ने इस डायरी को पढ़ा तो वो जो है बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली पर्सनैलिटी बन गई। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स यानी जिन लोगों को मार दिया गया था, उनके बीच में जो ये लड़की जो जिसने की ये डायरी लिखी बहुत ही फेमस हो गई इस डायरी के माध्यम से वो। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। So the story goes something like this. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. यहाँ पर ये लड़की जो एन फ्रैंक है वो बता रही कि डायरी लिखना काफ़ी अजीब अनुभव रहा उसके लिए, उस जैसी लड़की के लिए। यानी वो बता रही कि वो 13 साल की लड़की थी और 13 साल की छोटी बच्ची के लिए डायरी लिखना एक अजीब सी बात हो सकती है, और उसको ऐसा महसूस हुआ। Not only because I have never written anything before, वो कहती है कि इसलिए नहीं उसे अजीब लग रहा था कि उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो बताती है कि इसलिए नहीं कि जो है वो कभी लिखी नहीं, बल्कि उसे लगता था कि ना तो वह ना कोई और जो है इंटरेस्टेड होगा यानी रुचि दिखाएगा एक ऐसी लड़की यानी 13 साल की लड़की की सोच के विषय में। यहाँ म्यूजिंग्स का मतलब होता है सीरियस थिंकिंग से, यानी कि गहन विचार, जो गंभीर विचार उसके दिमाग में आ रहे थे जब वो छिपी हुई थी, उस समय उसका लिखने का मन हुआ। और उसे लगा कि जब पहले उसने सोचा, ये दिमाग में आया उसके कि चलो कुछ लिखा जाए डायरी, तो उसे लगा कि ये जो है बहुत ही साधारण सी चीज़ होगी, क्योंकि कोई भी आदमी जो है उसकी विचारों के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो स्कूल गर्ल यानी स्कूल जाने वाली लड़की थी 13 साल की। ओह वेल इट डज नॉट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आई फील लाइक राइटिंग यानी उसका लिखने का मन हुआ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और सबसे ज़्यादा उसको ये ज़रूरी लगता था कि उसके दिमाग में यानी उसके दिल में जो भरा हुआ है यानी जो विचार हैं उसके, वो उन सब को व्यक्त करना चाह रही थी। यानी कि वो चाह रही थी कि कोई उसका ऐसा माध्यम हो यानी कि कोई व्यक्ति हो या कुछ लिखे वो, ताकि वो उसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो उनको बाहर निकाल सके, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, I thought of this saying on one of those days. यहाँ पर वो बताती है जब उसको ऐसी फीलिंग आई कि चलो कुछ लिखा जाए, फिर लगा कि ये तो बहुत ही साधारण होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, फिर भी उसने लिखने का मन किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करे। तो वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कि किसी की कुछ बातें होती हैं, अगर वो किसी को बताए तो हो सकता है अगला आदमी जो है उसको पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन
जो विचार हम डायरी में लिख देते हैं या कहीं पर लिख दिया जाए तो वो जो है रिएक्ट नहीं करता है। यानी हम अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं किसी के सामने यानी किसी व्यक्ति के सामने तो हो सकता है वो रिएक्ट करे, यानी कि उनको पसंद भी कर सकता है और नापसंद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम कुछ कागज़ पर लिख लें तो वो तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये लड़की ये बात कहना चाह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी कि पेपर पर कुछ भी लिख दो वो रिएक्ट नहीं करता, यानी उसको अच्छा या ख़राब नहीं कहता। और ये बात उसके दिमाग में तब आई when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। जब वो थोड़ा सा परेशान थी और अपने घर में बैठी हुई थी उदास मुद्रा में। यहाँ ये विद माई चिन इन माई हैंड्स का मतलब हो गया जब दोनों हाथों के ऊपर अपनी ठुड्डी रख दी जाए तो वो जो है बोर्ड एंड लिस्टलेस, यानी कि बहुत ही, यानी उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, यानी लाइफ उसको बोरिंग लग रही थी, कोई रोमांच नहीं था, कुछ नया नहीं हो रहा था, सब कुछ दुख, यानी बहुत दुख का माहौल था। और यहाँ लिस्टलेस का मतलब था परेशान, जैसा कि दिया हुआ है नो एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी कि जब आदमी का कुछ करने का मन न हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट न हो तो वो लिस्टलेस सिचुएशन होती है। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर में रुके अंदर या बाहर जाए, यानी काफ़ी दुविधा वाली स्थिति थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि चलो वो घर पर ही रुकेगी। ब्रूडिंग यानी कि विचार कर रही थी, ब्रूडिंग का मतलब होता है गहन विचार करना, मंथन करना। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तब उसको दिमाग में आया कि हाँ पेपर यानी कागज़ जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करता, चाहे आप उसमें कुछ भी लिख दें तो रिएक्ट नहीं करेगा वो। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, और वो उसने सोचा कि मतलब और कोई तो पढ़ेगा नहीं इसको, इस डायरी को। स्टिफ बैग्ड नोटबुक से मतलब है यानी कि हार्ड कवरिंग वाली नोटबुक, यानी डायरी जैसी होती है तो उसका फर्स्ट पेज जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है ना, तो स्टिफ का मतलब हार्ड होता है यहाँ पर, तो यानी हार्ड पेपर से कवर हुई थी। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और जिसको शान से लोग डायरी बोलते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और उसने सोचा कि जब तक उसका कोई सच्चा दोस्त यानी कि कोई दूसरी लड़की उसी की उम्र की उसकी दोस्त नहीं हो जाती तब तक वो जो है अपनी भावनाएं इसी डायरी में व्यक्त करेगी यानी लिखेगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे भावनाएं अपनी व्यक्त करनी थी तो बोलने के बजाय वो लिख देती थी, लिखना उसे सही लगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। अब वो बता रही है कि उसे क्यों लगा कि जो है वो डायरी जो है उसकी अच्छी दोस्त हो सकती है, यानी कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसके पास उसका कोई दोस्त नहीं था उसकी उम्र का, इसलिए उसे लगा कि डायरी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी, यानी डायरी जो है उसके दोस्त की कमी को पूरा कर देगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो वो कहती है कि थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके वो बताना चाहती है। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में एकदम पूरी तरह से अकेली है। जनरली ऐसा होता है कि बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनकी एक अपनी कंपनी होती है, लेकिन साधारणतः ऐसा माना जाता है। तो वो ये बात कह रही है कि ऐसा किसी को विश्वास नहीं होगा कि वो एकदम अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन वह नहीं है। फिर वो बताती है कि वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम अकेली है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा हैं जो उसको प्यार करते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक उसकी बहन है बड़ी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको वो दोस्त कह सकती है। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम, यानी उसकी जो और परिवार के लोग हैं, चाची हैं, चाचा हैं, और बहुत अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग,
ऊपर से देखने में, ऑन द सरफेस का मतलब ऊपर से देखने में लगता है उसको, मतलब बाहर से अगर कोई देखे तो उसको लगेगा कि उसके पापा हैं, मम्मी हैं, बहन है, परिवार है बड़ा सा, यानी सब कुछ है उसके पास। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय उसके एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। उसको लगता है कि जब वो दोस्तों के साथ होती है तो उसका बहुत अच्छा समय बीतता है, यानी कि वो लाइफ को एंजॉय करती है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग। वो कहते कि उसके पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है, बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, यानी कि कोई स्पेशल चीज़ नहीं है उसके पास जो कि जिसके विषय में वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे या बताए। सिर्फ वही जो रोज़ होता है उन्हीं चीज़ों के विषय में बताने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। उसको लगता है कि वो जो परिवार में तो है, यानी दोस्त हैं, मम्मी पापा हैं, लेकिन सब जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, यानी नज़दीकियाँ नहीं है उतनी जैसी होनी चाहिए। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही उसकी समस्या है, यानी कि यही समझ उन सब के साथ में ये एक समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, और उसको लगता है कि हो सकता है यह उसकी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, यानी ट्रस्ट नहीं करते। कन्फाइड का मतलब ट्रस्ट करने से है। जैसा कि इसमें बता रहा है, टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। मतलब हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम परिवार में शेयर नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपने परिवार में वो नहीं बता सकते, तो उनको लगता है कि कोई दोस्त हो जिससे वो शेयर कर सकते हों। ऐसी ही फीलिंग्स जो है वो एन फ्रैंक की भी थी। इन एनी केस, किसी भी सिचुएशन में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। उसको लगता था कि ये जो सिचुएशन है वो किसी भी रूप में बदलने वाली नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसी खराब सिचुएशन है वो हमेशा के लिए है और इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और वो बताती है कि इसी वजह से उसने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। वो कह रहे कि ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी बहुत दिनों तक वो इंतजार करती रही कि कोई उसका दोस्त बने। फिर लास्ट में जो है उसको खुद ही ये आइडिया आया कि चलो डायरी को एक दोस्त बना लिया जाए। अपनी कल्पना में जो है उसने डायरी जो है एक दोस्त के रूप, यानी डायरी को उसने दोस्त बना लिया, यानी दोस्त के रूप में उसने कल्पना की कि ये डायरी मेरी एक अच्छी दोस्त है जिससे वह कुछ भी कह सकती है और वो रिएक्ट नहीं करेगी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। वो कहती है कि मैं उस तरह से चीज़ों को इस डायरी में नहीं लिखूंगी जैसा कि सामान्यतया लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। वो कहती है कि वो डायरी को अपनी दोस्त बनाना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि वो हर चीज़ जो है वो डायरी में लिखे और उसका कोई रिएक्शन ना हो, यानी कि वो बहुत पेशेंस के साथ में सब कुछ सुनती रहे, उसकी बातों को, उसकी भावनाओं को। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और उसने कहा कि वो जो है, मतलब क्योंकि उसने डायरी को अपना दोस्त मान लिया था इसलिए उसको एक नाम भी दे दिया और उसका नाम था किटी, यानी उसकी डायरी का नाम था किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। यहाँ वो बताती है कि अगर सीधे उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया तो किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ कह रहे कि इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, मतलब अगर वो डायरी लिखने में एकदम तुरंत शुरुआत कर दे तो किसी को उसकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगता है पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो वो कहती है कि बेहतर होगा कि वो जो है अपनी लाइफ के विषय में एक शॉर्ट में जो है बता दे। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। यद्यपि उसको ऐसा करना पसंद नहीं है, फिर भी वो जो है अपने जीवन के विषय में कुछ बताना चाहती है। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। वो बताती है कि उसके फादर, जो दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं,
उन्होंने उसकी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो 36 ईयर ओल्ड नहीं हो गए, यानी 36 साल के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और उसकी मदर जो है वो 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और वो बताती है कि उसकी बहन मार्गॉट जो है वो जर्मनी में पैदा हुई थी, फ्रैंकफर्ट में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और वो जो है यानी कि एन फ्रैंक की जो बर्थ है वो 12 जून 1929 की है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और वो बताती है कि वो जब तक 4 साल की नहीं हो गई वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके पापा जो हैं वो हॉलैंड चले गए थे। यहाँ इमिग्रेटेड जो है इमिग्रेटेड एक दो चीज़ें हैं इमिग्रेटेड में, एक ये वर्ड जो है ई से शुरू हो रहा है और एक दूसरा होता है आई से शुरू होता है। तो यहाँ इमिग्रेटेड का मतलब हो गया कि जब हम अपने देश से दूसरे देश के में जाएं तो वो इमिग्रेटेड हो गया ई वाले से, और जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में कोई आदमी आए तो वो आई वाले से इमिग्रेटेड शुरू होगा, यानी IMIGRATED होगा। ये उसी तरह है जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हमारे देश से दूसरे देश में सामान जाए, और इम्पोर्ट का मतलब होता है कि दूसरे देश से हमारे देश में सामान आए। तो वो बताती है कि 1933 में जो है उसके फादर जो है हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, यानी उसकी माँ का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, यानी उसकी माँ जो है वो सितंबर में उसके पिताजी के साथ वो चली गई थी। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, वो और उसकी बहन मार्गॉट जो है वो एचन में भेज दिया गया था उनको। एचन जगह का नाम है, अपनी दादी के साथ रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गॉट यानी उसकी बड़ी बहन जो है वो हॉलैंड दिसंबर में गई, यानी अपने पिता के पास। एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, यानी कि पहले उसकी बड़ी बहन गई मार्गॉट पिता के पास, और जब वो उसको बाद में उसको भेजा गया, और वो जो है एज ए बर्थडे गिफ्ट, एक बर्थडे गिफ्ट की तरह वो जो है दी गई, यानी कि उसकी बड़ी बहन को एज ए गिफ्ट दिया गया उसको, यानी एन फ्रैंक को। यानी जैसे कि एक छोटी बच्ची थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, छोटे बच्चों को सब लोग प्यार करते हैं, तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि ये लो बेटा तुम्हारा ये गिफ्ट है, तुम्हारी छोटी बहन। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और उसने अपनी बताती है कि उसने पढ़ाई शुरू कर दी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और वहाँ जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई वहाँ पढ़ती रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब तक वो पहली क्लास में पहुँच गई, क्लास 1 में। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर क्यूप्रस, और वो बताती कि जब वो 6th क्लास में थी, यानी 6ठी क्लास में, तो उसके टीचर थे मिसेस क्यूप्रस, यानी लेडी टीचर थी, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और वो बताती कि जब 6th क्लास के बाद जब उसको स्कूल छोड़ना पड़ा तो दोनों लोग रो रहे थे, यानी उसकी मिसेज जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रस और एन फ्रैंक, यानी कि उन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग थी, यानी दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। ऐसा सामान्यतः होता है कि बच्चे जो है अपने टीचर से बहुत जुड़ जाते हैं दिल से, वैसा ही उसके साथ भी था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, वो बताती है कि 1941 की गर्मियों में जो है उसकी दादी बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इस वजह से क्योंकि उसकी दादी बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसके बर्थडे पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। यानी लिटिल सेलिब्रेशन का मतलब होता है कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ये लिटिल वर्ड जो है वो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं, यानी ना के बराबर।
ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, वो बताती है कि उसकी दादी जो है 19 जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और वो बताती है कि कोई नहीं जानता कि वो दादी से कितनी उसका लगाव था, कितना गहरा लगाव था। ऑफन आई थिंक ऑफ हर, अक्सर वो उनके विषय में सोचती रहती थी। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी यानी उनकी दादी की डेथ के बाद भी वो उनको प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, यानी बताती है कि जब उसका 1942 में जब उसका बर्थडे मनाया गया, यानी दूसरे लोगों के लिए, मतलब कि बाकी लोगों को शामिल करने के लिए कि वो भी आए। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, यानी कि जब उसके बर्थडे की जो कैंडल जलाई गई उसी के साथ में उसकी दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल और जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, वो फोर ऑफ अस का मतलब वो उसकी बहन और उसके मम्मी पापा, वो बताती है कि वो अभी अच्छा कर रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ ठीक चल रही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942, और वो बताती है कि आज जो है 20 जून 1942 का दिन है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और वो आज उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो व्यक्त करेगी इस डायरी के माध्यम से। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब वो यहाँ पर डायरी लिख रही है, डायरी लिखना शुरू किया उसने, और वो बता रही कि उसकी पूरी क्लास जो है वो यानी डर रही है। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब यानी जब आदमी डर रहा हो किसी चीज़ की वजह से, यानी कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला हो, तो वैसी ही सिचुएशन वो बता रही है अपनी क्लास की कि सारे बच्चे डरे हुए हैं। द रीज़न, क्या कारण है? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back। वो बताती है कि यानी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, यानी टीचर्स की मीटिंग होगी और वो डिसाइड करेंगे, यानी निश्चित करेंगे कि कौन जो है अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन जो है उसी क्लास में रहेगा, यानी कि उस पास नहीं होगा। हाफ द क्लास मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो है शर्त लगा रही है। क्या शर्त? यानी तुम पास हो गए तो वो फेल होगा, समथिंग लाइक दैट। जीएन एंड आई लॉफ आवर सेल्स, यहाँ जीएन उसकी फ्रेंड का नाम है जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, एंड आई वो बता रही कि वो और उसकी दोस्त हंस रहे हैं। आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस, यानी दो बच्चे जो उसकी क्लास में पीछे बैठे हुए हैं उनकी मूर्खता पर। सीएन एंड जैकॉस, उन दो बच्चों का नाम है सीएन एंड जैकॉस। who have staked their entire holiday savings on their bet, यानी उन दोनों बच्चों ने शर्त लगाई है और अपनी शर्त में जो है उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स जो गर्मी की छुट्टियों की थी वो उस शर्त में लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट इज़ ऐसा ही चल रहा है। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। दूसरा कह रहा है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। यस यू आर, हाँ हाँ तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट काम देम डाउन, यानी कि वो बता रही कि उसकी दोस्त जो जी है वो रिक्वेस्ट कर रही है पूरी क्लास से कि प्लीज़ शांत हो जाओ, ये शर्त मत लगाओ, ऐसा वो मतलब पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही है सब बच्चों की शांत हो जाएं। और वो यानी एन फ्रैंक जो है गुस्से से चिल्ला रही है सबको कि शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, लेकिन कोई शांत नहीं हो रहा है। इफ यू आस्क मी, वो कहते हैं कि अगर आप मेरे से पूछें, यानी मेरी राय अगर कोई जाने, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यानी कहती कि बहुत सारे स्लैकर्स हैं, यानी कि पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं जिनको कि पास नहीं किया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन वो कहती कि यहाँ पर टीचर्स आर मोस्ट, यानी कि टीचर्स के विषय में कोई राय नहीं बनाई जा सकती, यानी कि उसका कहना है कि कब वो क्या चीज़ कह दें या कौन सा डिसीज़न ले लें, इसके विषय में कोई प्रेडिक्शन यानी कि सोच नहीं सकता है, यानी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि टीचर अगले क्षण क्या करने वाले हैं। उसका ऐसा मानना इसलिए है कि उसको लगता था कभी कभी टीचर जो है कभी कभी तो बहुत प्यार से बात करते हैं और अचानक कभी कभी वो गुस्सा हो जाते हैं।
इसीलिए वो कहती है कि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल यानी जिनके विषय में कुछ भविष्यवाणी न की, अनुमान न लगाया जा सके उनके मूड के विषय में कि कब वो नाराज होंगे कब वो खुश होंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, यानी वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के विषय में ज़्यादा परेशान नहीं है। एंड माई सेल्फ, और खुद के विषय में भी। वी विल मेक इट, यानी कि वो कहती है कि वो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, सिर्फ उसको एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही विषय में उसको डाउट है, यानी कि उसको लगता है कि उसमें पास नहीं होगी, और वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, और वो कहती है कि हम और उसके विषय में कुछ कर भी नहीं सकते सिर्फ इंतजार करने के अलावा। अनटिल देन, और तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, यानी कि एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि यार परेशान नहीं हो, पास हो जाओगे, उदास मत हो, यानी कि एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। यहाँ लूज हार्ट का मतलब होता है दिल छोटा न करना, यानी मायूस न होने से है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, वो बताती है कि वो सारे टीचर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती, यानी बहुत अच्छी तरह से बातें होती हैं, यानी सारे टीचर उसको पसंद करते हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, यानी उसके 9 अध्यापक हैं उसकी क्लास में। 7 men and 2 women, 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स, और वो बताती है मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स टीचर हैं। ये ओल्ड फॉगी का मतलब होता है यानी कि वो पुराने विचारों के हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते बच्चों में, यानी उनको बच्चों का बात करना और हंसी ठिठोली करना अच्छा नहीं लगता। वो सख्त नियमों के पालन करने वाले आदमी हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, बहुत दिनों तक वो बताती है कि उसके जो मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग है बहुत दिनों तक उससे नाराज रहे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार उन्होंने वार्न भी किया उसको। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और जब वो नहीं मानी तो फिर उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया ताकि वो इस बात को समझे कि वो ज़्यादा बात ना करे क्लास में। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और उसको जो होमवर्क दिया गया यानी कि एक ऐसे लिखने के लिए, और सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब उसको समझ में नहीं आया कि चैटर बॉक्स ये कैसा सब्जेक्ट है जिस पर ऐसे लिखना है, यानी वो काफ़ी परेशान हुई ऐसा सब्जेक्ट पा करके जिस पर ऐसे लिखना था। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, उसने सोचा कि चलो इसके विषय में बाद में सोचते हैं। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और फिर उसने जो है टाइटल लिख दिया सिर्फ, और फिर उसके बाद नोटबुक बंद कर दी। टक्ड इट इन माई बैग, बैग में रख दिया अपने नोटबुक को। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रही, यानी कि सोचते रही कि क्या किया जा सकता है। उसने सोचा चलो ठीक है बाद में देखेंगे। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम जब उसको होमवर्क मिला था, जब उसने अपने सारा काम होमवर्क कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, और अचानक उसने देखा कि वो उसने हेडिंग मेंशन कर रखी थी अपनी नोटबुक में चैटर बॉक्स के लिए। आई बेगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो फिर उसने सोचना शुरू किया कि क्या लिखा जाए इस सब्जेक्ट के विषय में। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और वो फाउंटेन पेन की जो टिप होती है वो मुंह में, जैसा कि बच्चों की अक्सर आदत होती है पेन मुंह में डाले रहते हैं वो, तो वो सोचती रही। एनीवन वुड रैम्बल ऑन एंड लीविंग बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, वो कहती है कि कोई भी अगर जिसको टॉपिक समझ में ना आए तो वो क्या करेगा कि शब्दों के बीच में जो है बहुत जगह छोड़ छोड़ करके लिख देगा, यानी कुछ भी लिख देगा। रैम्बल ऑन का मतलब होता है कुछ भी लिख देना बिना सोचे समझे। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद अनकन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन यहाँ पर वो कहती कि उसे जो लगा कि वो कुछ ऐसा करे कि यानी कि कुछ आर्ग्यूमेंट करे, यानी कि तर्क दे अपने कि क्यों बात करना जरूरी है। वो इस ऐसे में ऐसा समझाना चाहते थे अपने टीचर, मैथ्स टीचर को, मिस्टर कीसिंग को, कि बात करना क्यों जरूरी है। उसने सोचा चलो इस माध्यम से, यानी ऐसे के माध्यम से वो अपनी बात कहेगी। थॉट एंड थॉट, वो सोचती रही लगातार काफ़ी देर तक। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया दिमाग में, एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस
और उसने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो उन्होंने मिस्टर कीसिंग यानी मैथ्स टीचर उन्होंने होमवर्क दिया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट हो गए यानी उसके काम से जो उसने ऐसे लिखा था। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, उसने उस ऐसे में बताया कि बात करना स्टूडेंट का एक अधिकार है, यानी स्टूडेंट्स की क्वालिटी है कि वो बात करते रहते हैं क्लास में, यह उनका एक गुण है। जैसा कि एक सामान्य सी सिचुएशन है, हर जो ज़्यादातर स्टूडेंट 95% स्टूडेंट्स जो है क्लास में बात करते रहते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा तब भी, ये एक सामान्य सी चीज़ है स्टूडेंट्स के बीच में। और इसी बात को उसने जोरदार तरीके से अपने ऐसे में कहा, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और उसने उस ऐसे में ये भी प्रॉमिस किया कि ठीक है, बात करना बच्चों की क्वालिटी है यानी उनका गुण है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी कि क्लास में कम से कम बात करे। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। और वो बताती है कि उसने ऐसे में ये भी लिखा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी आदत को सुधार नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी माँ भी जो है बहुत ज़्यादा बात करती थी जैसा कि वो करती है, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और उसने ऐसे में ये भी बताया कि जो क्वालिटीज़ हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं यानी गेन करते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब तो जो गुण हम अपने मम्मी पापा से जन्म के समय हमें मिल जाते हैं उनको, यानी वो प्रवृत्ति होती है, एक आदत होती है, एक प्रवृत्ति होती है, यानी प्रवृत्ति को बदला नहीं जा सकता। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मिस्टर कीसिंग यानी उसके मैथ्स टीचर ने जब वो उसका ऐसे देखा तो उनको बहुत हंसी आई, जोर की। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब वो अगले लेसन में यानी उसकी आदत नहीं बदली और अगले लेसन में भी उसने बात करना जारी रखा, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने फिर उसको एक दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो है उसके ऐसे का जो टाइटल था यानी वो था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। यहाँ इनकरेजिबल का मतलब था जिसको सुधारा न जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी कोई चीज़। तो उससे पहले तो उन्होंने जो है उसको चैटर बॉक्स का टाइटल दिया, फिर जब वो उन्होंने देखा कि अगले लेसन में भी कोई सुधार नहीं आया उसकी बातचीत करने की आदत में, तो उन्होंने उसको ये टाइटल दे दिया एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी ऐसा बातूनी बक्सा जिसको सुधारा नहीं जा सकता। ये उसी के लिए था, यानी एन फ्रैंक के लिए। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और उसने उस पर भी ऐसे लिख डाला, और फिर अगले 2 लेसन तक मिस्टर कीसिंग जो है कोई कंप्लेन नहीं करी उन्होंने, यानी उसको कोई होमवर्क नहीं दिया। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, फिर भी जब तीसरा लेसन शुरू हुआ, ही हैड फाइनली अनफ, यानी कि अब फिर वो जो है ऊब गए उसकी बातों से। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, यानी कि वो देख रहे थे कि कोई सुधार नहीं आया, एंड फ्रैंक क्लास में लगातार बात करती रही, तो उन्होंने उसको एक फिर होमवर्क दे दिया, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, उन्होंने फिर उसको एक ऐसे लिखने को दे दिया जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कि उसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोड, यानी सब लोगों ने जब ये टाइटल सुना तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। आई हैड टू लॉफ टू, उसको भी हंसना पड़ा, यानी वो भी जब टाइटल उसने ये अजीबो गरीब टाइटल सुना तो उसको भी हंसी आ गई। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, यानी वो भी परेशान हो गए थे, यानी अब उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे। यहाँ इंजेनिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, यानी कि इन्वेंटिवनेस, यानी उसने जो है बहुत सारे तर्क दिए थे अपनी बातचीत करने की आदत के विषय में और अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब वो जो है जब 2-3 लेसन ऐसे लिखने के बाद अब उसको लगा कि अब उसके पास कोई आइडिया नहीं है, अब वो अपनी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी, यानी कुछ लिख नहीं पाएगी जो उसको टॉपिक दिया गया था।
इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब उसने सोचा कि चलो कुछ और किया जाए, समथिंग ओरिजिनल यानी कुछ एकदम नया। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री, वो बताती है कि उसकी फ्रेंड सैन जो है, जो कि उस पोएट्री लिखने में बहुत माहिर है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे, और उसकी यानी फ्रेंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए ऐसे लिख दूंगी, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, यानी शुरू से लेकर अंत तक एक कविता के फॉर्म में, यानी वर्स का मतलब होता है पोएम से, यानी पोएम के रूप में वो जो है वो लिख देगी उस ऐसे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और जब उसने ये सुना तो वो खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, और उसको लगा कि मिस्टर कीसिंग जो है उसका मजाक बना रहे हैं, यानी बार बार उसको जो है ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं जिन मतलब ऐसा टाइटल दे देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी वो उसको होमवर्क दे देते हैं लिखने के लिए। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, यानी जो टाइटल जो था वो उसको रिडिकुलस यानी कि बहुत ही खराब लग रहा था, रिडिकुलस का मतलब घटिया से है। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो जो है कुछ ऐसा नया करेगी कि वो खुद ही जो है हंसी का पात्र बन जाए, यानी उसको लगा कि मिस्टर कीसिंग उसका मजाक बनाना चाहते हैं बार बार ऐसे टाइटल दे करके, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है आप टाइटल दे रहे हैं तो मैं भी कुछ ऐसा लिखूंगी कि वो खुद ही मजाक का पात्र बन जाए, यानी उनको लगे कि नहीं ये बच्ची जो है कुछ भी कर सकती है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, यानी जब उसने पोएम ख़त्म करी तो बहुत ही सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक ऐसी मदर डक के विषय में थी, एंड अ फादर और एक पिता, स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, और जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, डकलिंग्स का मतलब यहाँ छोटे छोटे बच्चों से है, हु वर बेटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको की चोंच मार मार करके जो पिता स्वान था यानी कि उसने चोंच मार मार करके अपने बच्चों को मार डाला, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे यानी शोर करते थे। यानी इस पोएम के माध्यम से यानी जो उसकी फ्रेंड ने मदद करी वो ये प्रूव करना चाहते थे कि मिस्टर कीसिंग जो है उस हार्टलेस स्वान की तरह हैं जो कि बात करने के लिए अपने विद्यार्थी को यानी स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। लकली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से मिस्टर कीसिंग को उसकी बात समझ में आ गई, यानी उनको वो लगा कि ये लड़की बहुत सीरियस है और बात करना उसकी आदत है, वो उसको सुधार नहीं कर सकती। ही रेड द पोएम टू द क्लास, यानी मिस्टर कीसिंग को वो पोएम अच्छी लगी और उन्होंने पूरी क्लास को वो पोएम सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपनी भी राय भी दी उस पोएम के विषय में, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने वो पोएम जो है दूसरे क्लासेस में यानी जहाँ जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ भी बच्चों को वो पोएम उन्होंने सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब उसके बाद फिर मिस्टर कीसिंग ने उसको अलाउ कर दिया, यानी कि वो बात कर सकती थी, यानी कि वो उसको मना नहीं करते थे, डांटते नहीं थे या कोई होमवर्क नहीं देते थे एक्स्ट्रा। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Miss Keesing's always making jokes these days. और इसके बजाय ऐसा हुआ कि मिस्टर कीसिंग खुद ही जो है मजाकिया हो गए, यानी पहले वो स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत सीरियस रहते थे, रिजर्व रहते थे, अब वो जो है खुद ही जो है बच्चों से घुलना मिलना शुरू कर दिया उन्होंने और मजाक करने लगे बच्चों के साथ, यानी बच्चों के साथ दोस्ती करने लगे, पहले ऐसा नहीं था। और इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। ये जो लेसन है वो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था एक बुक से लिया गया है जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और वो एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। एन फ्रैंक का डिस्क्रिप्शन जो शुरू में ही बता दिया था, यानी एन फ्रैंक कौन है और क्या हुआ था उसके साथ में, सारी चीज़ें शुरुआत में बता दी गई हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द लेसन, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस asked in board exams as well as given in this book also. Thank you for listening to me. At the last, I would like to say you to all that subscribe this channel, share it,
like it, and don't forget to press the bell